हेलो नमस्ते। जैसा आप सभी जानते हैं कि एयरफोर्स का एग्जाम जो आपके 18 अक्टूबर को होने वाला था वो भी पोस्टपोन हो चुका है। बहुत बहुत समय भी हमारे पास नहीं है। अभी आप जानते हैं कि 16 नवंबर की डेट उन्होंने फिक्स कर दी है, तो 16 नवंबर से आपका एग्जाम हो जाएगा। हालांकि ये अनुमानित नहीं था कि एयरफोर्स का एग्जाम में डिले होगी किसी भी प्रकार की, लेकिन उनकी तरफ से सीडेक ने नोटिफिकेशन दे दिया, बहुत पहले दे दिया, ताकि हमें ज़्यादा परेशान ना होना पड़े। क्योंकि अगर वो नोटिफिकेशन 10 तारीख के बाद दे दे तो बच्चे और ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। हालांकि एयरफोर्स बहुत बहुत अटेंटिव है इन चीज़ों में, तो उन्होंने बहुत पहले ही बता दिया। हालांकि देखो, कोस्ट गार्ड ने अभी तक किसी प्रकार की कोई भी नोटिस नहीं दिया है कि उनका एग्जाम कब होगा या फिर वो कब अपने एग्जाम को शेड्यूल करेंगे। लेकिन एयरफोर्स ने अभी से ही अपनी डेट बता दी है कि उन्होंने अगर एग्जाम को पोस्टपोन किया है तो उन्होंने एक फिक्स डेट के साथ उसको पोस्टपोन किया है कि आपको ऐसे ही कोई भी टेंटेटिव डेट नहीं देनी। उन्होंने जो डेट दी है उसी के ऊपर वो आपका एग्जाम करवा लेंगे। तो पॉसिबिलिटी है और होगा ही कि आपका 16 नवंबर को एग्जाम हो जाए, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। जैसा हम कर रहे थे कि 30 डे 30 प्रैक्टिस सीरीज को हम कर रहे थे, उसके अंदर हमने उन 19 सेट्स को कंप्लीट कर लिया था। अब आपके कुछ 11 सेट्स बाकी हैं जो हम कर लेंगे। वो जब करेंगे जब आपका एग्जाम नजदीक आ जाएगा, क्योंकि इससे पहले हमें जरूरी है कि ग्रामर्स के बहुत सारे बेसिक कंसेप्ट को जान लेना। क्योंकि एग्जाम में अभी समय है हमारे पास लगभग से लगभग 30-35 के करीब दिन हमारे पास है एग्जाम के लिए। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होनी चाहिए कि हम हमारा जो सिलेबस में किसी भी प्रकार की एरर थी, जो हमें समझ नहीं आ रहे थे, कुछ कंसेप्ट ऐसे थे या फिर हमारी प्रैक्टिस में कमी थी, तो हम उस प्रैक्टिस को अच्छा कर ले। तो अब हम इंडिविजुअल टॉपिक्स की प्रैक्टिस कर लेंगे। जैसे आप जानते हैं ग्रामर के अंदर पार्ट ऑफ स्पीच होता है, तो पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर हम प्रैक्टिस कर लेंगे। जैसे आज हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की प्रैक्टिस की, उसके बाद हम नाउन की कर लेंगे, प्रोनाउन की कर लेंगे, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, इस तरीके से हम प्रैक्टिस करते हुए चलेंगे। और जैसे ही आपके एग्जाम से पहले हम 10-15 दिन के अंदर इस सीरीज को कंप्लीट कर लेंगे, जिसके अंदर आपकी पूरी पार्ट ऑफ स्पीच कवर हो जाएगी, तो उससे बाद में हमारे पास बचता है प्रैक्टिस करना। तो बाकी जो 11 प्रैक्टिस सेट आपके बच गए हैं, उन प्रैक्टिस सेट्स को हम बेहद खूबसूरती से और बहुत बहुत अच्छे तरीके से कर लेंगे। ठीक है, तो आज वेस्ट नहीं करेंगे आपका टाइम। आज हम करने वाले हैं किसको? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के मैं यहाँ पे आपको करवाऊंगा 25 क्वेश्चन जो एग्जाम में बहुत बार रिपीट होते हैं, और इन 25 क्वेश्चन के अंदर ही आपका पूरे टॉपिक का जो बेसिक्स है, जो कॉन्सेप्ट्स है, वो क्लियर हो जाएंगे। फिर भी अगर आपको कॉन्सेप्ट की दिक्कत आती है तो मैं एक स्पेशल वीडियो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट सिंटैक्स जिसे बोला जाता है, उसके ऊपर मैं एक स्पेशल डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा, जिसके अंदर आपके सारे कॉन्सेप्ट्स को उसमें अंदर करवा दूंगा। तो आपको फिर तो इस टॉपिक में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं रहेगी। ठीक है, तो आज हम कर लेते हैं किसके बारे में? हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को करेंगे। आज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अंदर मैं आपको 25 क्वेश्चंस करवाऊंगा। 25 क्वेश्चन के अंदर आपके पूरे कॉन्सेप्ट्स को मैं यहाँ पे क्लियर करवा दूंगा। 25 क्वेश्चंस के अंदर आपके सारे कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे, किसी भी प्रकार का आपको डाउट नहीं बचेगा आपके इस टॉपिक से। ठीक है, तो ये बेहद जरूरी है। ये प्रैक्टिस की क्लास है, आप देख सकते हैं। क्रैश कोर्स हम करवा रहे हैं। क्रैश कोर्स में क्या होगा, यहाँ पे मैं आपको करवा दूंगा मोस्ट इंपोर्टेंट, जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट आपके जो ग्रामर में पार्ट ऑफ स्पीच से एरर्स बनते हैं, जिस प्रकार के एरर्स बनते हैं, वो सारे हम यहाँ पे कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ अबाउट बैच। एयरफोर्स बाइक का डेडिकेटेड बैच आप शिक्षा युग ऐप को डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और मेरे साथ जुड़ सकते हैं इस सीरीज के अंदर। मैं आपको इस बैच के अंदर करवाऊंगा बहुत सारी बेसिक चीजें, बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट जो आपने आज से पहले नहीं पढ़े होंगे। एग्जाम में पूछे जाते हैं कुछ ऐसे कंसेप्ट जो आपने नहीं पढ़े होंगे, वो सारे कंसेप्ट और वो सारी डिटेल में पूरा कोर्स आप मेरे साथ पढ़ सकते हैं, मेरी टीम के साथ पढ़ सकते हैं। ये स्पेशली होगा एयरफोर्स बाई ग्रुप के लिए, जिसके अंदर आप इंग्लिश और आगा सेक्शन से मेरे साथ जुड़ सकते हैं। आप उसको एनरोल कैसे करेंगे? आप पहले शिक्षा युग ऐप को डाउनलोड करेंगे प्ले स्टोर से। वहां पे जाने के बाद आप जैसे ही वहां पे ओपन करेंगे, आपको अलग से ही एक फोल्डर दिख जाएगा, जिसके अंदर एयरफोर्स बाई ग्रुप के लिए आपको डेडिकेटेड टारगेट बैच मिल जाएगा। ठीक है, उसमें आप एनरोल कर सकते हैं और मेरे साथ अपनी इस जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपने 12th पास की है, या फिर आप एक ऐसे बच्चे हैं जिसको ऐसा लगता है कि मैं बहुत गलतियां करता हूं, या फिर मुझे कंसेप्ट की नॉलेज नहीं है, या फिर मुझे बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल जीरो लेवल से मेरे को चीजें सीखनी है, तो मेरे साथ इस बैच के अंदर एनरोल हो सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। इसके सेशन के अंदर मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा। इस सेशन रिकॉर्डेड होगा, क्योंकि लाइव सेशन में आपको टाइम नहीं मिल पाता। अब इस रिकॉर्डेड सेशन में आप सबसे पहले वीडियो को पॉज करेंगे। वीडियो को पॉज करने के बाद आप इस क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें किसी भी प्रकार का एरर होगा तो आप आइडेंटिफाई कर लेंगे, नहीं है तो उसके बाद में मैं आपको इसको पूरा कॉन्सेप्ट के जरिए समझाऊंगा कि इसके अंदर एरर क्या हो सकता है, या फिर किसी भी कॉन्सेप्ट जो इसका है, जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है। पहला क्वेश्चन है आपको 25 क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे करवाऊंगा। 25 क्वेश्चन हम यहाँ पे करेंगे। ठीक है, 25 क्वेश्चन करेंगे टोटल, जो बेहद इंपॉर्टेंट होंगे, कंसेप्चुअल जो आपके क्वेश्चन होंगे। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन देख लीजिए। मिस्टर मिश्रा विद हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन वर प्रेजेंट
एट द स्टेशन। ठीक है, यहाँ पे एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में एक एरर है। क्या एरर है, पहले कॉन्सेप्ट जान लीजिए क्या है। आप सभी को पता है कि प्रीपोजिशन विद अपने आप में क्या है, विद अपने आप में एक प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के बाद आने वाला ऑब्जेक्ट प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है, ना कि सेंटेंस का ऑब्जेक्ट या फिर सेंटेंस का सब्जेक्ट। तो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, प्रीपोजिशन के बाद आने वाला ऑब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे है हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन। ये अपने आप में इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। तो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कभी भी किसी भी वाक्य का सब्जेक्ट नहीं बनता। तो आपको पता होना चाहिए कि सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या होगा। इस सेंटेंस का सब्जेक्ट आपका मिस्टर मिश्रा होगा। वो मिस्टर मिश्रा अपने आप में क्या है, अपने आप में एक सिंगुलर नाउन है, अपने आप में सिंगुलर नाउन है, अपने आप में एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, अपने आप में सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो इसके अकॉर्डिंग वर्ब कौन सी आएगी, तो मिस्टर मिश्रा के अकॉर्डिंग आपकी वर्ब वाज वरना होकर अपने आप में वोज हो जाएगी। वोज अपने आप में यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ये अपने आप में क्या है, हालांकि आपको क्वेश्चन आसान लगेंगे क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है और बहुत ज्यादा डिफिकल्ट टॉपिक नहीं, बिल्कुल आसान टॉपिक है, लेकिन इसके अंदर बहुत सारी चीजें सीखने को आपको मिलेंगी। सीखने को कौन सी चीजें मिलेंगी, जैसे मैंने आपको बताया कि प्रीपोजिशन विद है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट किसी वाक्य का सब्जेक्ट नहीं बनता। मैंने आपको बताया था कि एंड के साथ अगर आप नाउन 1 को जोड़ते हैं और एंड के बाद आपको नाउन 2 दे रखा हो तो आगे आने वाली वर्ब हमेशा प्लूरल वर्ब होती है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि सर ये अपने आप में एंड है और एंड के बाद नाउन 1 जुड़ा है, और यहाँ पे देखेंगे तो सर ये नाउन 2 है। तो हालांकि आने वाली वर्ब प्लूरल होनी चाहिए थी, लेकिन कंसेप्ट क्या है कि प्रीपोजिशन आगे आपको दे रखी है। इस सेंटेंस में आपको स्टार्टिंग में प्रीपोजिशन दे रखी है, तो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कभी भी किसी भी वाक्य का सब्जेक्ट नहीं बनता। अगर ये इस वाक्य के सब्जेक्ट नहीं है तो सब्जेक्ट कौन है इस वाक्य का, इस वाक्य का सब्जेक्ट है मिस्टर मिश्रा। और मिस्टर मिश्रा अपने आप में सिंगुलर सब्जेक्ट है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए आप हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। तो वर्ड ना हो कि यहाँ पे वाज अपने आप में बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है, आपको देखना है इस क्वेश्चन में कौन से एरर है। पहले इस वीडियो को पॉज कीजिएगा, उसके बाद में सेंटेंस को देखिएगा, फिर आइडेंटिफाई कीजिएगा कि सेंटेंस में किसी प्रकार का एरर तो नहीं है। यहाँ पे लिखा गया है ए लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट हैज अप्लाइड। मैंने आपको बताया था ए लार्ज नंबर ऑफ, मैंने आप सभी को बताया था ये लार्ज नंबर ऑफ के बाद आप हमेशा यूज करते हैं प्लूरल नाउन का, और उसके बाद में आप हमेशा प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट का और प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। तो आप देखेंगे लार्ज नंबर ऑफ यहाँ पे आपको दे रखा है, उसके बाद आपको प्लूरल सब्जेक्ट स्टूडेंट्स दे रखा है। स्टूडेंट्स अपने आप में प्लूरल सब्जेक्ट है, तो उसके बाद आने वाली वर्ब भी आप हमेशा यूज करेंगे क्या, प्लूरल को। हमेशा याद रखिएगा कि आप ए लार्ज नंबर ऑफ के बाद आप हमेशा प्लूरल नाउन का और प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। तो ए लार्ज नंबर ऑफ आपको यहाँ पे सेंटेंस की इनिशियल स्टार्टिंग में दिख गया, उसका मतलब है कि आने वाली जो सब्जेक्ट होगा वो अपने आप में प्लूरल होगा, ये अपने आप में प्लूरल सब्जेक्ट है, उसके बाद आने वाली वर्ब हमेशा प्लूरल वर्ब होगी। तो ये प्लूरल वर्ब यहाँ पे यूज हुई है, जो कि हैज ना होकर है हो जाएगी। ठीक है, ये कंसेप्ट था, बेहद आसान से कंसेप्ट था, इंपॉर्टेंट था, मार्क कर लीजिएगा, बेहद जरूरी है। ठीक है, इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। आप शिक्षा युग के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को ऐड कर सकते हैं, उस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, उस चैनल में आप ऐड हो सकते हैं। इस चैनल को जब आप उस चैनल में जाएंगे टेलीग्राम के अंदर तो आपको वहाँ पे पीडीएफ मिल जाएगी। नेक्स्ट आप सभी के सामने है तीसरा नंबर क्वेश्चन, आप सभी को बताना है। वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, फिर देख लीजिएगा क्या एरर है नहीं है, उसके बाद कंसेप्ट पे चलेंगे। ठीक है, तो देख लेते क्या है। आप सभी ने देखा द डॉग अलोंग विद द बॉयज वर, यहाँ पे वर देखिए, आप बोलेंगे कि सर सारे ही एरर्स वो आपके जो वर्ब की हैं, क्योंकि सेंटेंस जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वही आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, तो उसके अंदर जो एरर होंगे वो आपके सारे वर्ब से रिलेटेड होंगे। तो वर्ब से रिलेटेड है, लेकिन कंसेप्ट को जानना जरूरी है। हालांकि आपको पता है सर मैंने वर्ड देख लिया, मैं इसको वाच कर दूंगा, क्वेश्चन आप ठीक कर देंगे, लेकिन एग्जाम में आपको इस तरीके से नहीं पूछा जाएगा। एग्जाम में नाउन का क्वेश्चन भी हो सकता है, प्रोनाउन का भी, एडजेक्टिव का, एडवर्ब भी, और किसी प्रकार का एरर पूछा जा सकता है। लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम सिर्फ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के डेडिकेटेड क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो इसके अंदर हालांकि एरर तो वर्ब में ही होगा, लेकिन उसके पहले पीछे का जो कॉन्सेप्ट है वो आपके लिए जानना बेहद जरूरी होगा। यहाँ पे आपको बता दूं अलोंग विद या फिर इन एडिशन टू, या फिर आपको विद दे रखा हो, अनलाइक दे रखा हो, इनके बाद जो आपका जो सब्जेक्ट यूज होता है, इनके बाद जो आपका सब्जेक्ट यूज होता है वह हमेशा उसके अकॉर्डिंग नहीं, उससे पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। उससे पहले जो सब्जेक्ट होगा वह हमेशा उसके अकॉर्डिंग आएगी, उससे पहले जो सब्जेक्ट होगा वह हमेशा उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। तो अलोंग विद अपने आप में प्रीपोजिशन भी है, आप बोल सकते हैं प्रीपोजिशन के बाद प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, जो कि अपने आप में सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं हो सकता। तो सेंटेंस का सब्जेक्ट अपने आप में डॉग होगा, वो डॉग के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी, तो वाज तो अप्रोप्रिएट होगी ही, वर अपने आप में गलत हो जाएगी। तो यहाँ पे वोज होगा। इसका एक कंसेप्ट और है जो आपको बताऊंगा अगले वाले क्वेश्चन में, आपको दिखेगा। देख लीजिए आगे क्या लिखा है, इज वन ऑफ द पर्सन हु। मैंने आपको बताया था किसके बारे में, रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में। कौन से रिलेटिव प्रोनाउन आपके होते हैं, जैसे आपने देखा हु अपने आप में आपका रिलेटिव प्रोनाउन है, हु रिलेटिव प्रोनाउन है, हुम अपने आप में रिलेटिव प्रोनाउन है,
विच और दैट, ये आपके रिलेटिव प्रोनाउन है। और मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया था कि आप जब भी आपको किसी भी सेंटेंस में रिलेटिव प्रोनाउन दे रखा हो और आगे आपको उसको में वर्ब फिल करनी हो, तो आप हमेशा देखेंगे कि रिलेटिव प्रोनाउन से पहले वाला सब्जेक्ट क्या है, पहले वाला अपने आप में द पर्सन अपने आप में प्लूरल है, उसके अकॉर्डिंग ही आपकी वर्ब आएगी। तो वोज ना हो के अपने आप में यहाँ पे इज ना हो के अपने आप में आर, यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वर्ब आने वाली प्लूरल होगी। क्यों होगी आप देखेंगे सर, प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट किसी वाक्य का सब्जेक्ट नहीं बनता, लेकिन कंसेप्ट एक और है। उसके आगे आप देखेंगे तो आपने देखा कि रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में बात की जा रही है। रिलेटिव प्रोनाउन के अगर बारे में बात की जा रही है तो रिलेटिव प्रोनाउन से पहले आने वाला जो भी सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग ही आगे वर्ब आती है। तो रिलेटिव प्रोनाउन से पहले द पर्सन अपने आप में क्या है, प्लूरल है, अपने आप में प्लूरल है, तो उसके बाद आने वाली वर्ब भी प्लूरल होगी। रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जो भी सब्जेक्ट दे रखा है आप उसके अकॉर्डिंग ही आगे वर्ब को फिल करेंगे। तो रिलेटिव प्रोनाउन कौन से हैं आपके, ये आपके रिलेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउन कौन से हैं, whom है, who है, which है, that है। तो उसके बाद आने वाली जो वर्ब होगी वो आपकी अकॉर्डिंग टू रिलेटिव प्रोनाउन होगी, इस वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगी। तो यहाँ पे इज ना हो के अपने आप में आर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया आपको कॉन्सेप्ट? ये कंसेप्ट था, आपके लिए जाना बेहद जरूरी था। रिलेटिव प्रोनाउन आपके ये होते हैं, who, whom, which और that, इस प्रकार के आपके रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं। ये आपका सब्जेक्टिव केस के लिए यूज होता है, ये आपका ऑब्जेक्टिव केस के लिए, ये नॉन लिविंग के लिए, और दैट आप नॉन लिविंग और लिविंग दोनों ऑब्जेक्ट के लिए आप यूज कर सकते हो। ठीक है, इस प्रकार से आप इनको यूज कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है, बैड न्यूज ऑलवेज ट्रैवल फास्ट। आपको नो एरर बताना है। क्वेश्चन आप सभी के सामने है, आपको पता होना चाहिए, जब आप न्यूज पढ़ेंगे तो आपको पता होना चाहिए न्यूज अपने आप में क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, अपने आप में एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। कैसे आप बोलेंगे सर, किसी भी वर्ब के बाद एस या ई एस लगा के हम उसको क्या बनाते हैं सर, वर्ब के बाद अगर एस या ई एस लगाते हैं तो उसको हम क्या बना रहे होते हैं सर, हम उसको सिंगुलर बना रहे होते हैं। लेकिन सर दूसरी तरफ अगर हम देखें तो किसी भी नाउन के बाद एस या ई एस को ऐड करके एज ए सफिक्स हम क्या करते हैं सर, हम उसको क्या बना रहे होते हैं, हम उसको प्लूरल बना रहे होते हैं। लेकिन एक बात सोचने वाली बात है कि न्यूज अपने आप में नाउन है, लेकिन न्यूज अपने आप में एक पूरा वर्ड है जो अपने आप में क्या है, सिंगुलर है। न्यूज प्लूरल नहीं है। हालांकि आप देखेंगे सर एस या ई एस का यूज करके हम प्लूरल बनाते हैं, लेकिन न्यूज के बाद एस या ई एस का यूज करके उसके प्लूरल नहीं बनाया जा सकता। न्यूज अपने आप में सिंगुलर है, और अगर सब्जेक्ट इस वाक्य का बैड न्यूज अपने आप में सिंगुलर है तो सिंगुलर के अकॉर्डिंग सिंगुलर वर्ब आती है। तो ऑलवेज के बाद ट्रेवल क्या है, ट्रेवल एक वर्ब है, ट्रेवल के बाद एस या ई से लगा के हम उसको क्या बनाएंगे, उसको हम सिंगुलर बनाएंगे। तो सिंगुलर बनाने के लिए हम उसमें यहाँ पे एस का यूज कर देंगे, तो ये अपने आप में बिल्कुल ठीक हो जाएगी, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि वर्ब के बाद एस या ई एस को एज ए सफिक्स यूज करके आप क्या करते हैं, हमेशा उसको सिंगुलर बनाते हैं, और नाउन के बाद एस या ई एस एज ए सफिक्स यूज करके आप हमेशा उसको प्लूरल बनाते हैं। तो प्लूरल बनाते हैं हालांकि, लेकिन न्यूज अपने आप में क्या है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके बाद आने वाली वर्ब भी आपकी सिंगुलर होगी। ट्रेवल अपने आप में प्लूरल वर्ब है, उसको सिंगुलर कैसे बनाएंगे, उसको सिंगुलर बनाने का एक ही तरीका है, जो कि आप उसके बाद एस या इसको एज ए सफिक्स यूज करेंगे और वो वर्ब अपने आप में सिंगुलर बन जाएगी। तो यहाँ पे ट्रैवल्स अपने आप में बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी। इस पीडीएफ को दोबारा एग्जाम से पहले एक दो बार रिवाइज कर लीजिएगा, बेहद जरूरी क्लास आप सभी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है, आपको बताना है कि नेक्स्ट क्वेश्चन में एरर कौन सा होगा। वीडियो को पॉज कर लीजिए एक बार के लिए, उसके बाद देखिए इसके अंदर किसी प्रकार का कोई भी अगर आपको दिखाई दे रहा है कि कोई भी एरर है या नहीं है। गुड़िया नोटिस दैट ए गैंग ऑफ डेकोर्ट्स वर कमिंग टू अटैक माय हाउस। ठीक है, यहाँ पे आपने देखा होगा एक गैंग ऑफ, यहाँ पे लिखा गया है गुड़िया ने नोटिस किया, क्या नोटिस किया, दैट ए गैंग ऑफ, यहाँ पे बात की जा रही है गैंग की। अपने आप में क्या है, कलेक्टिव नाउन है, ये अपने आप में कलेक्टिव नाउन है। कलेक्टिव नाउन मैंने आपको बताया था ना, कलेक्टिव क्या है, एक गैंग ऑफ डेक्योर्ट्स या फिर रियोट्स भी कर सकते हैं, स्वान ऑफ आर्ट्स, या फिर जैसे आप जानते हैं ए पैक ऑफ कार्ड्स। ये जैसे मैंने आपको कलेक्टिव नाउन की एक जब प्रैक्टिस सेट कर रहे थे उसके अंदर मैंने आपको एक लिस्ट बताई थी, वो क्या होते हैं, कलेक्टिव नाउन हो रहे हैं, कलेक्टिव नाउन होते हैं। तो यहाँ पे बात किसकी की जा रही है, एक कंसेप्ट तो ये है कि अपना में कलेक्टिव नाउन है, वो कलेक्टिव नाउन से बाद आप हमेशा यूज किसका करते हैं, आप सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं, तो यहाँ पे वोज होगा। दूसरा आप देख सकते हैं कि बात की जा रही है किसके बारे में, गैंग के बारे में। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट है गैंग, और वो अपने आप में प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन के बाद जो ये प्लूरल नाउन आपके बाद आया है, ये अपने आप में इसका प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, तो ये अपने आप में इस वाक्य का सब्जेक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। ये क्या है, आपकी प्रीपोजिशन है। यहाँ पे बात किसकी की जा रही है, यहाँ पे बात की जा रही है गैंग की। तो गैंग अपने आप में क्या है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के बाद आप हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं, तो यहाँ पे वर्ब ना होके वोज अपने आप में बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है, आपको समझ में आया होगा, बेसिक सा कंसेप्ट था, बेहद जानना जरूरी था आप सभी के लिए। नेक्स्ट आप सभी के सामने, वर्षा इज द ओनली वन ऑफ दोज गर्ल्स दैट मेक्स। आपको मैंने बताया था कि क्या, जब आप इस सेंटेंस को पढ़ेंगे तो आप लिखा गया है किसके बारे में, द वर्षा कौन, द ओनली वन ऑफ दोज गर्ल्स दैट
मेक्स ए क्रिस्टल इन द एयर, यहाँ पे बात की जा रही है किसकी, आप बता रहे हैं आपको नो एरर कौन सा होगा, यहाँ पे देख लीजिए इस सेंटेंस के अंदर नो एरर या फिर इस सेंटेंस के अंदर कौन सा एरर है आप इसके अंदर फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, सेंटेंस देख लीजिए, वर्षा अपने आप में सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट उसके बाद क्या यूज हुआ, इज द ओनली, बात की गई है ओनली की, ओनली वन ऑफ दोस गर्ल्स, उन गर्ल्स के अंदर, दैट मेक्स, किसकी बात की जा रही है, उन गर्ल्स की बात, उस गर्ल्स की बात की जा रही है, यहाँ पे बात की जाए वन ऑफ द गर्ल्स के बारे में, तो वर्षा अपने आप में सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो उसके बाद आप क्या यूज करेंगे, उसके बाद आप सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, तो अपने आप में मेक्स यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मेक ए कैस्टल इन द एयर का मतलब क्या होता है, एक ईडियम है, बेहद जरूरी ईडियम है कैस्टल इन द एयर। कैस्टल इन द एयर का मतलब क्या होता है, हवा में महल बनाना, मतलब कि इमेजिनेशन करना, ऐसी इमेजिनेशन करना जो कि पॉसिबल नहीं है। कैस्टल इन द एयर का मतलब होता है इमेजिनेशन करना। ठीक है, किसी इमेजिनेशन की बात की जा रही होती है तो उसे हम बोलते हैं कैस्टल इन द एयर। ठीक है, तो यहाँ पे नो एरर हो जाएगा, किसी प्रकार का एरर नहीं मुझे लग रहा है सेंटेंस के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने आपको बताना है, द अकाउंटेंट एंड द कैशियर इज अब्सेंट टुडे। बेहद जरूरी कॉन्सेप्ट मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करूंगा। आप सभी ने आर्टिकल्स को पढ़ा होगा कि आर्टिकल्स कौन से होते हैं, आपके आर्टिकल्स कौन से होते हैं, आपके ए एंड उदा, ये आपके आर्टिकल होते हैं। ठीक है, इनको डिटरमिनर भी बोला जाता है, एडजेक्टिव की तरह भी बहुत बार काम करते हैं। तो आर्टिकल यहाँ पे ए एंड डी आपके हैं। आपको पता होना चाहिए जब भी कोई आर्टिकल, जब भी आर्टिकल के बाद, आर्टिकल 1 के बाद आपको नाउन 1, उसके बाद में आपको एंड से उनको कंजंक्शन की तरह जोड़ा गया हो, उसके बाद में फिर आपको एक आर्टिकल देकर उसके बाद में नाउन 2 दे रखा हो, तो उसके बाद आप हमेशा यूज करेंगे प्लूरल वर्ब का, प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। लेकिन दूसरा कंसेप्ट क्या होगा, दूसरा कंसेप्ट होगा अगर आपको आर्टिकल के बाद, किसी भी आर्टिकल के बाद अगर आपको नाउन फर्स्ट दे रखा है, उसके बाद उसको एंड से जोड़ा गया है, उसके बाद आपको आर्टिकल ना देके, आपको डायरेक्टली नाउन 2 दे रखा हो, तो उसके बाद आप हमेशा सिमिलर वर्ब का यूज करेंगे। कैसे करेंगे, कंसेप्ट है थोड़ा सा बेहद जरूरी है जानना, समझाने की कोशिश करता हूं। यहाँ पे बात की जा रही है द अकाउंटेंट की। द अकाउंटेंट अपने आप में नाउन फर्स्ट है, एक व्यक्ति की बात की जा रही है, एंड के बाद जोड़ा गया है किसको, दोबारा से किसी डेफिनेट, द कैशियर को, वहां पे किसी डेफिनेट दूसरे व्यक्ति की, किसी स्पेसिफिक दूसरे व्यक्ति की बात की जा रही है, जो कि यहाँ पे नाउन 2 है, तो उसके बाद आने वाली वर्ब हमेशा प्लूरल होगी, उसके बाद आने वाली वर्ब हमेशा प्लूरल होगी, क्योंकि आर्टिकल के बाद नाउन 1 फिर एंड से उनको कंजंक्शन की तरह जोड़ा गया है, उसके बाद आर्टिकल के बाद में नाउन 2, तो वर्ब हमेशा प्लूरल आएगी। अगर यहाँ पे इस कॉन्फ़िगरेशन के अंदर एक कंसेप्ट और है, अगर यहाँ पर द अकाउंटेंट के बाद एंड के बाद अगर सिर्फ कैशियर दे रखा होता तो इज अपने आप में बिल्कुल ठीक हो जाता है, क्योंकि बात वहां पे किसकी हो रही होती, वहां पे बात हो रही है एक ही व्यक्ति की, किस व्यक्ति की, जो अकाउंटेंट भी है और जो कैशियर भी है, उस व्यक्ति की बात हो रही होती। अगर यहाँ पे आर्टिकल ना दे रखा होता तो व्यक्ति एक ही होता, लेकिन अगर यहाँ पे फिर से अगर आपको आर्टिकल दा दे के उसको स्पेसिफिक किया गया तो इसका मतलब बात किसकी गई है, यहाँ पे तो अलग अलग नाउन की बात की गई है। तो पहले वाला अकाउंटेंट है, दूसरा क्या है, अपने आप में कैशियर है, तो इसके बाद आप हमेशा प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। ये वाला एक कंसेप्ट है जो आपको पता होना चाहिए, बेहद जरूरी कंसेप्ट है, राइट डाउन कर लीजिएगा अपनी नोटबुक के अंदर। आपने आपसे पहले नहीं पढ़ा है, आपने पढ़ रखा है, तो भी आप रिवीजन के तौर पर उसको राइट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके सामने मैनी ऑफ, मैंने आपको बताया था मैनी ऑफ यहाँ पे है, मैनी ऑफ के बाद आप हमेशा प्लूरल नाउन का यूज करते हैं, प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं, तो प्लूरल वर्ब अपने आप में वॉज ना होकर यहाँ पे वर हो जाएगी, क्योंकि कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट मैंने आपको बताया था कि मैनी के बाद आप हमेशा यूज किसका करते हैं, प्लूरल नाउन का और प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। वो मैनी अपने आप में यूज होता है फॉर काउंटेबल नाउन के लिए आप हमेशा मैनी का यूज करते हैं, और मच का यूज आप कहाँ करते हैं, आप सभी को पता है, मच के बाद आप हमेशा अनकाउंटेबल नाउन का यूज करते हैं, और अनकाउंटेबल के नाउन के साथ आप हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं, अनकाउंटेबल के नाम के साथ, अनकाउंटेबल नाउन के साथ आप हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। तो कंसेप्ट क्या है, मैनी के बाद आपको अगर मैनी के बाद आपको डायरेक्टली दे रखा है क्या, किसके बारे में, प्लूरल नाउन के बारे में दे रखा है, तो उसके बाद आप हमेशा वर्ब का यूज करेंगे, क्योंकि प्लूरल होगी, तो प्लूरल वर्ब यहाँ पे वाज ना होके वर्ब अपने आप में बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अगर मैनी के बाद आपको अगर आर्टिकल ए या एन दे रखा है, तो उसके बाद आप सिंगुलर वर्ब नाउन का सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, लेकिन अभी आपको मैनी के बाद डायरेक्टली आपको क्या दे रखा है, अपने आप में प्लूरल नाउन दे रखा है, जो कि है द क्वेश्चंस, उसके बाद आपको आने वाली वर्ब भी अपने आप में प्लूरल हो जाएगी, जो कि ये कंसेप्ट है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए, मैंने आपको बताया था अनफुलफिल्ड डिजायर कंडीशंस, जो हाइपोथेटिकल सिचुएशंस होती है, उनके लिए आप हमेशा वोज का यूज ना करके वर का यूज करते हैं। काश मैं डॉक्टर होता, इफ आई वर द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल, अगर मैं इस स्कूल का प्रिंसिपल होता, इफ आई वर द डॉक्टर आई वुड सेव द पेशेंट, अगर मैं डॉक्टर होता तो मैं पेशेंट को बचा लेता। वहां पे क्या बात की जा रही है, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन की बात की जा रही है, एक फैंटेसी की बात की जा रही है, एक अनफुलफिल्ड डिजायर की बात की जा रही है कि काश मैं अगर ऐसा होता, काश मैं वो होता तो मैं ऐसा कर देता। तो यहाँ पे बात की जा रही है हाइपोथेटिकल सिचुएशन की, तो यहाँ पे इफ के बाद आप
वोज का यूज ना करके आप यहाँ पे वर का यूज करेंगे। हालांकि मैंने बहुत बार प्रैक्टिस सेट्स में भी आपको ये वाले जो कंसेप्ट है वो समझाया है, यहाँ पे भी ये आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का कंसेप्ट है कि अगर कोई भी हाइपोथेटिकल सिचुएशन दे रखी हो या फिर आपको कोई फैंटेसी डिजायर दे रखी हो कि काश मैं होता, इफ आई वर द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल, अगर मैं बोलता इफ आई वर द डॉक्टर आई वुड सेव द पेशेंट, अगर मैं डॉक्टर होता तो पेशेंट की जान बचा लेता। इस तरीके की जो हाइपोथेटिकल सिचुएशंस होती हैं, फैंटेसीज होती हैं, डिजायर होती हैं, उनके लिए हम यूज करते हैं वर का। के बाद हम वोज का यूज नहीं करेंगे, वर का यूज वहां पे अप्रोप्रिएट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है द मेजॉरिटी ऑफ लेबर्स। यहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ के बाद हमेशा आप यूज करेंगे जब भी आपको क्वेश्चन में दे रखा हो द मेजॉरिटी ऑफ के बाद, अगर आपको मेजॉरिटी ऑफ दे रखा है उसके बाद आपको याद क्या करना है, उसके बाद आपको प्लूरल नाउन का यूज करना है और प्लूरल वर्ब का यूज करना है। इससे पहले आपको एक कंसेप्ट और मैंने बताया था, देख लीजिए, ए लार्ज नंबर ऑफ, देख लीजिए मेजॉरिटी ऑफ या ए लार्ज नंबर ऑफ के बाद आप किसका यूज करेंगे, ए लार्ज नंबर ऑफ या फिर मेजॉरिटी ऑफ के बाद आप प्लूरल नाउन का प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे, प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब। इसी तरीके से ये वाला कंसेप्ट है आपका, इस वाले कंसेप्ट में भी सेम है कि मेजॉरिटी ऑफ के बाद अगर आपको प्लूरल नाउन दे रखा है तो आप आगे प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे, तो यहाँ पे इज ना हो कि अपने आप में आर हो जाएगा। ये सारे कंसेप्ट ही हैं जो आपके सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पूछे जाते हैं और इसी प्रकार के कंसेप्ट आपके सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में होते हैं। तो आपको पता है लार्ज नंबर ऑफ के बाद भी आप प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे, उसके बाद लार्ज नंबर ऑफ पूछा जाए या फिर द मेजॉरिटी ऑफ के बाद भी आप प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब का ही यूज करेंगे। ठीक है, तो ये कंसेप्ट है जो बेसिक कंसेप्ट है, स्टैटिक कंसेप्ट है जो आपको याद रखने हैं। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, आई एम श्योर दैट नाइदर द हाउस नॉर इट्स कंटेंट्स आर फॉर सेल। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कंजंक्शन के कुछ पेयर्स के बारे में, सबसे पहले मैंने एक क्वेश्चन में बताया था अलोंग विद के बारे में बताया था। तो अलोंग विद के अंदर क्या था, अलोंग विद के बाद अगर आपको कोई नाउन 1 दे रखा है, कोई भी ऑब्जेक्ट दे रखा है, इसके बाद नाउन 2 दे रखा है, नाउन 1 और नाउन 2 मतलब पहला एक, उसके बाद कोई दूसरा सब्जेक्ट दे रखा है, उससे पहले कोई सब्जेक्ट दे रखा है। अगर आगे आपसे पूछा जाता है फिलर, आगे आपसे कोई फिलर पूछा जाता है तो हमेशा जो वर्ब आएगी हमेशा आएगी किसके अकॉर्डिंग, फर्स्ट वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, फिर फर्स्ट वाले नाउन के अकॉर्डिंग आपकी वर्ब पूछी जाएगी। देखिए मैं नाउन कभी बोल देता हूँ, कभी सब्जेक्ट बोल देता हूँ, तो आपको पता होना चाहिए कि किसी भी वाक्य का सब्जेक्ट नाउन, किसी भी वाक्य का सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट कोई नाउन या प्रोनाउन ही हो सकता है। कोई वर्ब, एडजेक्टिव या एडवर्ब किसी भी वाक्य का ऑब्जेक्ट नहीं हो सकते, ना ही सब्जेक्ट हो सकते। तो किसी भी वाक्य का सब्जेक्ट या फिर किसी भी वाक्य का, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, किसी भी वाक्य का सब्जेक्ट या फिर किसी भी वाक्य का ऑब्जेक्ट, किसी भी वाक्य का सब्जेक्ट या फिर किसी भी वाक्य का ऑब्जेक्ट हमेशा आपके नाउन या फिर प्रोनाउन ही हो सकते हैं। कोई और आपका तो किसी भी वाक्य का, किसी भी सेंटेंस का आपका सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता। किसी भी वाक्य का सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन ही हो सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सब्जेक्ट 1 लिखूं या फिर नाउन 1 लिखूं या फिर प्रोनाउन 1 लिखूं, इसका मतलब एक ही है। तो आपको पता होना चाहिए कि अलोंग विद के जस्ट पहले जो भी आपका सब्जेक्ट दे रखा होगा अकॉर्डिंग टू हु, उसके अकॉर्डिंग ही आपके यहाँ पे वर्ब का यूज होता है। लेकिन एक कंसेप्ट और है, एक कंसेप्ट कौन सा है, एक कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए कि अगर जैसे मैंने आपको कंजंक्शन के कुछ पेयर्स बताए थे, कंजंक्शन के कौन से पेयर मैंने आपको बताया था, आइदर और, आइदर के साथ आप और का यूज करते हैं, नाइदर के साथ आप नोर का यूज करते हैं, नोर का नॉट ओनली के साथ आप बट ऑल्सो का यूज करते हैं। तो हमेशा आपको याद रखना है जब भी आपको किसी सेंटेंस में आइदर और, नाइदर और, नॉट ओनली का अगर पेयर दे रखा है तो वर्ब अगले उनसे पास भी पूछी जाती है। उनके बाद अगर आपको कोई भी वर्ब फिल करनी है तो जो वर्ब आएगी आपकी, जो हमेशा जो आपकी वर्ब यहाँ पे जो वर्ब आएगी आपकी, तो वो वर्ब हमेशा उसके नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी, जो उनसे पहले जो नियरेस्ट सब्जेक्ट आपका दे रखा होगा उसके अकॉर्डिंग वो पूछी जाएगी। तो देख लीजिए इस क्वेश्चन के जरिए से आप आसानी से समझ पाएंगे। आई एम श्योर दैट नाइदर ऑफ द हाउस नॉर इट्स कंटेंट्स, इसके बारे में बात की जा रही है, इसके कंटेंट्स के बारे में बात की जा रही है। नॉर के बाद, जस्ट बाद, इस जो वर्ब है, वर्ब से पहले जो आपको भी किसी भी प्रकार का अगर आपको सब्जेक्ट दे रखा है तो उसके अकॉर्डिंग ही वर्ब आएगी। तो यहाँ पे बिल्कुल सही है अपने आप में आर क्यों सही है, क्योंकि नाइदर और, आइदर और, नॉट ओनली, बट ऑल्सो के बाद जो भी आपको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दे रखा है उसके अकॉर्डिंग ही आपकी वर्ब आएगी। तो वर्ब यहाँ पे आपको फिल करनी है, तो वर्ब आप फिल करेंगे तो उसके अंदर देख लीजिए कि आप यहाँ पे प्लूरल वर्ब का ही यूज करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि नाइदर हो, नॉट ओनली, बट ऑल्सो के बाद जैसे ही आपको कोई भी ऑब्जेक्ट दे रखा है, सब्जेक्ट दे रखा है, उसके अकॉर्डिंग ही आप वहाँ पे वर्ब का फिल करेंगे। तो यहाँ पे जो वर्ब आपको सब्जेक्ट दे रखा है अपने आप में प्लूरल है तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे आर का यूज करेंगे, जो कि बिल्कुल सही होगा। लेकिन अलोंग विद के साथ कुछ और वर्ड्स मैंने आपको बताए थे, उनके बाद अगर आपको कोई भी वर्ब फिल करनी है तो वो हमेशा
फर्स्ट वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी, क्योंकि अपने आप में प्रीपोजिशन के पेयर होते हैं, प्रीपोजिशन होती है, प्रीपोजिशन के बाद प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। देख लीजिए, आप बोलेंगे सर अलोंग विद है, यहाँ पे मैंने देख लिया, आप बोलेंगे सर कंसेप्ट क्या है। कंसेप्ट ये है कि प्रीपोजिशन है ये अपने आप में, वो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कभी भी किसी भी वाक्य का सब्जेक्ट नहीं बनता। नहीं बनता तो किसके अकॉर्डिंग आएगी, फर्स्ट वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। लेकिन अगर इनके अंदर बात की जा रही हो तो इनके अंदर आपको हमेशा याद रखना है कि नियरेस्ट जो आपका सब्जेक्ट दे रखा होगा, जैसे नोर के बाद या फिर वर्ब से पहले जो भी आपको कोई भी प्रकार का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दे रखा है, उसके अकॉर्डिंग ही आप वर्ब का यूज करेंगे। तो यहाँ पे कंटेंट अपने आप में क्या है, प्लूरल है, तो इसके बाद आप प्लूरल वर्ब का ही यूज करेंगे, जो कि आर बिल्कुल सही है यहाँ पे। ठीक है, आगे देख लीजिए, मैंने अभी जो कंसेप्ट आपको बताया था वो कंसेप्ट बेहद जरूरी कंसेप्ट था, आपने पढ़ा होगा। वही कंसेप्ट यहाँ पे यूज किया गया था, हिंदी एंड द मराठी। ना हिंदी एंड द मराठी अपने आप में आर्टिकल है, आर्टिकल के बाद आपको नाउन वन दे रखा है, उसके बाद एंड से उनका जो कंजंक्शन जोड़ा गया है, उसके बाद आपको आर्टिकल सेकंड, उसके बाद में नाउन सेकंड दे रखा है, तो वर्ब हमेशा प्लूरल आती है। ठीक है, तो वहां पे वर्ब प्लूरल का यूज होगा, ना कि सिंगुलर वर्ब का। तो मैंने आपको बताया था अभी, यहाँ पे बात की जा रही है आगे वर्ब, यहाँ पे वर्ब, यहाँ पे ठीक है वर्ब, ये वाली वर्ब अपने आप में ठीक है, लेकिन आपको देखना है कि आगे सेंटेंस में कुछ और दिक्कत तो नहीं। सेंटेंस बहुत बड़ा है, आपने अगर ये देख लिया कि द हिंदी एंड द मराठी देख लिया सर, उसके बाद आर आपने बताया था प्लूरल वर्ब का यूज होगा, तो अपने आप में सही है, तो सर नो एरर होगा। लेकिन आपने आगे सेंटेंस को नहीं देखा है, यहाँ पे सेंटेंस की इन सब्जेक्ट्स के लिए, इन सब्जेक्ट के लिए यहाँ पे वर्ब वो आ चुकी है। उसके आगे देख लीजिए कि क्या कोई और सब्जेक्ट है, क्या और कोई सब्जेक्ट दे रखा है, उसके बाद अगर कोई वर्ब फिल करनी हो तो देख लीजिए, डिफरेंट फ्रॉम द संस्कृत लैंग्वेज विच आपने देख लिया। मैंने आपको बताया था रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में, किसके बारे में बताया था, रिलेटिव प्रोनाउन हु के बारे में, मैंने आपको होम के बारे में बताया था, मैंने आपको विच के बारे में बताया था, और इसके अलावा मैंने आपको दैट रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में बताया था। मैंने आपको बताया था जब भी आपको सेंटेंस में रिलेटिव प्रोनाउन दे रखे होते हैं, तो जो वर्ब आगे फिल होती है वो हमेशा रिलेटिव प्रोनाउन से पहले आने वाले किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होती है। तो रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जो यूज हुआ है वो लैंग्वेज हुआ है। कौन सी लैंग्वेज, संस्कृत लैंग्वेज के बारे में बात की जा रही है। तो संस्कृत लैंग्वेज अपने आप में एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, वो सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए आप हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। तो यहाँ पे आप वर्ब का यूज ना करके आप यहाँ पे किसका यूज करेंगे, यहाँ पे आप वोज का यूज करेंगे। तो यहाँ पे वोज अपने आप में बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे वोज यूज होगा। क्यों होगा सर, कंसेप्ट तो ये भी है और कंसेप्ट ये भी है। सेंटेंस देख लीजिए, बहुत बड़ा सेंटेंस है, ये आपके रिलेटिव प्रोनाउन है, ये आपके रिलेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जो भी ऑब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट आता है, उसके अकॉर्डिंग ही आगे वर्ब आप फिल करते हैं। यहाँ पे मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया था कि आर्टिकल, एक आर्टिकल के बाद आर्टिकल है, उसके बाद नाउन वन है, उसके बाद एंड से उनका एज ए कंजंक्शन जोड़ा गया है, उसके बाद आर्टिकल सेकंड है और नाउन सेकंड है। तो उसके बाद आपको ये दो अलग अलग किस्म की बातें की जा रही हैं, दो अलग अलग नाउन की बातें की जा रही हैं। तो वहाँ पे आप वो हमेशा प्लूरल का यूज करेंगे। एंड कंजंक्शन के साथ नाउन वन नाउन टू जुड़ता है तो आगे वो प्लूरल आती है। मैंने आपको बताया था पिछले वाले कंसेप्ट के अंदर, अगर आर्टिकल पहले वाले के अंदर दे रखा है, यहाँ पे अगर आर्टिकल दा नहीं दे रखा होता तो यहाँ पे एरर हो जाता है, यहाँ पे इसका यूज करना पड़ता है आपको। ठीक है, लेकिन हालांकि वो आर्टिकल देगा क्योंकि दोनों अलग अलग नाउन है, दोनों अलग अलग भाषाएं हैं। हिंदी से मराठी नहीं हो सकती, मराठी हिंदी नहीं हो सकती। तो इस तरीके से आर तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन अब जब आप देखेंगे कि इन सब्जेक्ट्स के लिए तो वर्ब आ चुकी है, आगे आने वाले सेंटेंस में इस बचे हुए सेंटेंस के अंदर क्या कोई और सब्जेक्ट है जिसके अकॉर्डिंग वर्ब पूछी गई है। तो देख लीजिएगा, डिफरेंट फ्रॉम ऑफ द संस्कृत लैंग्वेज। संस्कृत लैंग्वेज अपने आप में क्या है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके बाद आपको वर्ब भी सिंगुलर यूज करनी पड़ेगी। सिंगुलर वर्ब कैसे यूज करेंगे, क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन दे रखा है, रिलेटिव प्रोनाउन से पहले द संस्कृत लैंग्वेज का यूज किया गया है, जो अपने आप में क्या है, सिंगुलर है। तो सिंगुलर के लिए आप हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं, वरना होगे अपने आप में वोज बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, किसी भी प्रकार का एरर इसमें आप नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने आप पढ़ लीजिए क्या होगा। मैंने आपको बताया था 2/3 के बारे में, 2/3 1/3 या फिर आपको इस प्रकार की कोई भी कंफ्यूजिंग पेयर दे रखे हो। कंसेप्ट तो क्या है, कंसेप्ट हम बढ़ेंगे अच्छी तरीके से। यहाँ पे बात की जा रही है 2/3 की, 3 में से 2 की बात की जा रही है। किसके किसके बारे में, ऑफ द बुक, किसी एक बुक के बारे में बात की जा रही है, किसी बुक का 2/3 के बारे में बात की जा रही है। तो वहां पे आप हमेशा सिंगुलर यूज करेंगे, तो वहां पे वॉज का यूज करेंगे। अब आपको एक कंफ्यूजिंग पेयर, आपको एक कंफ्यूजिंग कंसेप्ट जो हमारे टीचर्स ने हमको समझाया था कि जिस प्रकार से जब भी आपको इस तरीके से अगर आपकी वर्ब कंफ्यूज हो, आप इस तरीके से कंफ्यूज हो, किस तरीके से कंफ्यूज हो, 1/3 2/3 हाफ 1/50 इस तरीके से अगर आप कंफ्यूज हो तो आगे देख लीजिए जो आने वाला सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है वो क्या है, उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही आप अपने आप में वर्ब फिल कर देंगे। तो यहाँ पे बुक अपने आप में सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब का आप यूज कर देंगे। हालांकि कंसेप्ट में आपको नाउन पढ़ाऊंगा, उसके अंदर बहुत डिटेल से इस कंसेप्ट को समझाऊंगा,
वहां पे आप वर्ब का यूज भी करेंगे। लेकिन अभी इसके लिए आप इतना याद रख लीजिए, जब आप इस तरीके से अगर वर्ब कंफ्यूज है कि 1/3 2/3 में कंफ्यूज है, तो देख लीजिए आगे आने वाला ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट बुक है जो कि अपने आप में सिंगुलर है, तो सिंगुलर के लिए आप हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, तो वो अपने आप में यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैंने आपको बताया था, देख लीजिए, पॉज कर लीजिए, फिर देख लीजिए इसमें क्या एरर हो सकता है। मैंने आपको बताया था किसके बारे में, मैंने आपको बताया था कि जब मैनी के बाद और मच के बारे में मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था। मैनी के बाद क्या यूज होता है, मच के बाद क्या होता है। मैनी अपने आप में क्या है, मैनी अपने आप में प्लूरल नाउन को कंटेन करता है, उसके बाद प्लूरल वर्ब को ही अपने साथ आगे कैरी फॉरवर्ड करता है। तो प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब का यूज होता है। मच के साथ आप अनकाउंटेबल नाउन का यूज करते हैं और आगे सिंगुलर वर्ब यूज होती है, क्योंकि अनकाउंटेबल के साथ आप हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। दूसरा कंसेप्ट क्या है, मैनी के बाद जब भी आपको कोई भी आर्टिकल दे रखा हो, मैनी के बाद अगर आर्टिकल ए या एन दे रखा है, उसके बाद आप हमेशा कोई भी आपको सब्जेक्ट दे रखा है, उसके बाद आप हमेशा वर्ब हमेशा सिंगुलर यूज करेंगे। तो यहाँ पे यूज यहाँ पे होगा, आर का यूज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, मैनी के बाद मैंने आपको बताया था कि मैनी के बाद आप हमेशा प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। लेकिन अगर मैनी के बाद मैनी ए या फिर मैनी एन दे रखा हो, मैनी ए या मैनी एन दे रखा हो, तो उसके बाद आप हमेशा क्या यूज करते हैं, उसके बाद आप हमेशा यूज करते हैं सिंगुलर वर्ब का, और सिंगुलर ही आपका वहां पे नाउन या प्रोनाउन होगा, क्योंकि आर्टिकल ए या एन हमेशा यूज होते हैं फॉर सिंगुलर। कैसे यूज होते हैं समझाने की कोशिश करता हूं, बहुत डिटेल में तो नहीं समझा पाऊंगा, लेकिन कोशिश करूंगा कि आप एक बार में ही समझ जाएं। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूं ए कार, मैंने यहाँ पे एक कार लिख दिया, यहाँ पे बात किसकी की जा रही है, एक गाड़ी की बात की जा रही है। तो आपने एक कार देखते ही आपने समझ गए कि यहाँ पे एक गाड़ी की बात की जा रही है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कार्स, तो आपको पता है, आप देखेंगे कि सर नाउन, कार अपने आप में नाउन है, उसके बाद एस या आई एस आपने यूज किया है जैसे सफिक्स, आपने उसको प्लूरल बना दिया। अब एक से ज्यादा कार की बात की जा रही है। अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ए कार्स, ए कार्स अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ तो अपने आप में गलत हो जाएगा, क्योंकि ए आर्टिकल ए अपने आप में किसी चीज को सिंगुलर के लिए यूज होता है, तो ए कार्स अपने आप में गलत हो जाएगा। आर्टिकल के बाद आप प्लूरल का यूज नहीं कर सकते, यहाँ पे आप प्लूरल का यूज नहीं करेंगे, तो आप यहाँ पे ए कार ही यूज करेंगे, ए मैन ही यूज करेंगे, आप ए एम ई एन यूज नहीं कर सकते, ये अपने में प्लूरल होता है जो गलत हो जाएगा, ये अपने में सिंगुलर होता है। ठीक है, तो इस तरीके के भी कॉन्सेप्ट होते हैं जो आपको मैं बारीकी से समझाऊंगा। ठीक है, तो अभी के लिए आपको इतना याद रखना है, मैनी ए के बाद, मैनी के बाद आपको ए या एन आपको आर्टिकल दे रखे हो, तो उसके बाद आप हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं, और मैनी के बाद आप हमेशा प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। ठीक है, और मैनी हमेशा काउंटेबल के लिए यूज होता है, और मच हमेशा अनकाउंटेबल के लिए यूज होता है। ठीक है, और अनकाउंटेबल नाउन के बाद आप हमेशा वर्ब कौन सी यूज करते हैं, सिंगुलर वर्ब करते हैं, क्योंकि जिस चीज को गिना ही नहीं जा सकता उसको एक तरीके से एक यूनिट में रखा जाता है, और एक यूनिट के लिए आप हमेशा, यूनिट अपने आप में सिंगुलर होती है, जिस प्रकार से कलेक्टिव नाउन अपने आप में सिंगुलर होते हैं, तो उसी तरीके से मैनी के बाद आप इस तरीके से कंसेप्ट को यूज करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए, नन ऑफ के बाद नन ऑफ माय फ्रेंड्स आर, मैंने आपको बताया था नन ऑफ आइदर ऑफ, अगर आपको आइदर दे रखा है सब्जेक्ट के इनिशियल में, नाइदर दे रखा है, आपको नन दे रखा है, तो उसके बाद आने वाली वर्ब हमेशा क्या होगी, उसके बाद आने वाली वर्ब हमेशा सिंगुलर होगी, तो सिंगुलर वर्ब का आप यूज करेंगे। वैसे भी आप देख सकते हैं कि ऑफ अपने आप में प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट क्या है, अपने आप में माय फ्रेंड्स है, और प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कभी भी किसी वाक्य का सब्जेक्ट नहीं बन सकता, सब्जेक्ट अपने आप में नहीं बनेगा, सब्जेक्ट नहीं बनेगा, सब्जेक्ट नहीं बनेगा, तो आप यहाँ क्या करेंगे, तो आप यहाँ पे यूज करेंगे वर्ब का सिंगुलर फॉर्म, तो आप यहाँ पे इज यूज करेंगे ना कि आर का, तो यहाँ पे इज का यूज अपने आप में बिल्कुल ठीक हो जाएगा, आर का यूज यहाँ पे नहीं होगा। नन, आइदर और नाइदर के साथ आप हमेशा यूज करेंगे किसका, सिंगुलर वर्ब का। अगर आपको सेंटेंस के इनिशियली स्टेज पे अगर आपको दे रखा है, सेंटेंस के स्टार्टिंग में अगर आपको आइदर नाइदर नोन दे रखा है, उसके बाद आपको प्रीपोजिशन है, तो प्रीपोजिशन का ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और ऑब्जेक्ट भी प्रीपोजिशन का वाक्य का सब्जेक्ट नहीं बन सकता, तो आप आगे यूज करेंगे वर्ब सिंगुलर का। ठीक है, आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अगला कंसेप्ट देख लीजिए आप, अगला कंसेप्ट क्या है, सॉरी, अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप, अगले क्वेश्चन में बताइए अगला क्वेश्चन क्या होगा, अगले क्वेश्चन को आप किस तरीके से सही कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा गया है कि इसके बारे में, यहाँ पे क्वेश्चन आप सभी के सामने है, क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा आपको कि क्या है। ए ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स वांट टू विजिट द न्यू प्लांट, ठीक है, न्यू प्लैनेट, ठीक है, न्यू प्लांट है ना, न्यू प्लांट एज अर्ली एज पॉसिबल। ठीक है, मैंने आपको बताया था, किस बारे में बताया था कि कलेक्टिव नाउन के बारे में। एक ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, यहाँ पे बात की जा रही है किसकी, एक ग्रुप की। एक ग्रुप अपने आप में क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट है, अपने आप में इस वाक्य का सब्जेक्ट क्या है, एक ग्रुप है, उसके बाद क्या है, प्रीपोजिशन है, उसके बाद प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट क्या है, फ्रेंड्स, जो कि अपने आप में प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, ना कि किसी वाक्य का सब्जेक्ट। और प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कभी भी वाक्य का सब्जेक्ट नहीं बनता। मैं हर एक प्रैक्टिस सेशन के अंदर एक आपको बात बताता हूँ कि प्रीपोजिशन का ये वाला कंसेप्ट बेहद जरूरी है। प्रीपोजिशन के बाद आप ऑब्जेक्टिव केस का यूज करते हैं, और प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कभी भी किसी वाक्य का सब्जेक्ट नहीं बनता। प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस कैसे यूज करते हैं सर, हमें समझ में नहीं आया। मैं लिख देता हूं,
देख लीजिए, एक ग्रुप अपने आप में क्या है, मैं आपको प्रीपोजिशन का कंसेप्ट अच्छे से समझाऊंगा। लिख देता हूं, देखिए अबाउट आई, मैंने लिख दिया अबाउट आई। अबाउट क्या है, अपने आप में प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के बाद आप हमेशा यूज किसका करते हैं, ऑब्जेक्टिव केस का। ऑब्जेक्टिव केस का यूज करते हैं, तो आई अपने आप में क्या है, सब्जेक्टिव है, और आई का सब्जेक्टिव के बाद आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, आई का ऑब्जेक्टिव केस होता है मी, तो अबाउट मी होता है। यहाँ पे अगर मैं लिख देता हूँ इट इज मी, बहुत बार बच्चे ऐसे लिख देते हैं इट इज मी, इट इज मी नहीं होता, क्यों, इज अपने आप में क्या है, बी की फॉर्म है, बी की फॉर्म अपने आप में क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब है, और इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद ये अपने आप में क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब है, और इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद आप हमेशा यूज करते हैं सब्जेक्टिव केस का, तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, आई होता है। समझ में आया? इस तरीके की कंसेप्ट में आपको मैं समझाऊंगा, अभी तो मैं एग्जांपल नहीं लेके आया, बहुत सारे आपको समझाने लगूंगा तो बहुत समय निकल जाएगा, लेकिन इतना समझ लीजिए कि प्रीपोजिशन के बाद आप हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का यूज करते हैं। इट इज आई होता है, इट इज मी नहीं होता, और अबाउट आई नहीं होता, अबाउट मी होता है, क्योंकि मी अपने आप में ऑब्जेक्टिव केस है, और प्रीपोजिशन के बाद आप हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का यूज करते हैं। और प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कभी भी किसी वाक्य का सब्जेक्ट नहीं बनता, तो यहाँ पे इस वाक्य का सब्जेक्ट क्या है, अपने आप में इस वाक्य का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, इस वाक्य का सब्जेक्ट हो जाएगा एक ग्रुप। ग्रुप क्या है, कलेक्टिव नाउन है, तो आगे आने वाली वर्ब हमेशा सिंगुलर होगी। वर्ब के बाद एस लगा के उसको सिंगुलर बनाया जाता है, नाउन के बाद एस लगा के उसको प्लूरल बनाया जाता है। तो वर्ब अपने आप में वांट है, उसके बाद एस लगा के आप उसको सिंगुलर बनाएंगे, तो वांट के बाद आप एस लगा के उसको सिंगुलर बना देंगे, कि जो कि अपने आप में बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया कंसेप्ट क्या है, बेहद आसान से आप इन सारे कंसेप्ट को कर सकते हैं। ठीक है, पानी पानी देख लीजिए, अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने क्या है, क्वेश्चन पढ़ लीजिए, उसके बाद इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए। आई होप आपने क्वेश्चन को पढ़ लिया होगा, बेहद जरूरी कंसेप्ट। फिर वही कंसेप्ट, फिर से वही कंसेप्ट मैंने आपको बताया। एंड क्या है, आप बोलेंगे सर एंड अपने आप में कंजंक्शन है, कंजंक्शन से क्या जुड़ा है, कंजंक्शन सर दो प्रकार के नाउन जुड़े हैं, नाउन फर्स्ट जुड़ा है सर, नाउन टू जुड़ा है, इसका मतलब वह प्लूरल आएगी। प्लूरल सर कैसे आएगी, मैंने आपको बताया था कि किसके बारे में बात की जा रही है, ये अपने आप में आर्टिकल है, ये अपने आप में आर्टिकल है, आर्टिकल के बाद नाउन फर्स्ट जुड़ा है, आर्टिकल के बाद नाउन फर्स्ट को जोड़ा गया है, उसके बाद आर्टिकल फिर से आपको दे रखा है, और उसके बाद आर्टिकल, उसके बाद आपको नाउन टू दे रखा है, तो उसके बाद हमेशा वर्ब कौन सी आएगी, प्लूरल आएगी, तो वॉज ना हो कि अपने आप में यहाँ पे वर्ब राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन वही अगर ये सेंटेंस किस तरीके से होता, लिख देता हूं दोबारा से सेंटेंस को, अगर ये इस तरीके से होता, तो आप कौन सी वर्ब का यूज करते हैं, तो वहां पे आप वर्ब का सिंगुलर फॉर्म का यूज करते हैं, तो आप वर्ब की सिंगुलर फॉर्म का यूज करते हैं, क्योंकि यहाँ पे बात की जा रही है किसकी, द कैबिनेट मिनिस्टर एंड प्राइम मिनिस्टर। किसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो व्यक्ति है, द कैबिनेट मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर, ये एक ही व्यक्ति है जिसके बारे में बात की जा रही है, तो वहां पे आप वर्ब आगे सिंगुलर के यूज कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे क्या है, द कैबिनेट मिनिस्टर्स एंड द प्राइम मिनिस्टर, इसका मतलब है दो अलग अलग नाउन के बारे में बात की जा रही है, हालांकि वर्ब तो फिर भी प्लूरल ही आती, क्यों, यहाँ पे बात की जा रही है किसकी, कैबिनेट मिनिस्टर्स की, मिनिस्टर अपना में प्लूरल है, तो आगे तो वो फिर भी प्लूरल आनी थी। लेकिन कंसेप्ट ये भी तो है ना कि आर्टिकल के बाद आपको नाउन टू और उससे एंड से पहले आपको आर्टिकल और नाउन वन दे रखा है, तो उसके बाद आप हमेशा वो प्लूरल ही यूज करेंगे, क्योंकि वहां पे दो अलग अलग व्यक्तियों की बात की जा रही होती है, ना कि किसी एक व्यक्ति की। इस सेंटेंस से आप समझ गए होंगे कि मैं इसका आपको समझाना चाहता हूँ, बेहद आसान और बेहद जरूरी कंसेप्ट मैंने आपको पहले बताया। ठीक है, ट्वाइस 12 आर 24, जब भी आपको अर्थमेटिक सम, जब भी आपको किसी भी सेंटेंस में अर्थमेटिक सम दे रखा हो, जैसे कि लिखा है 12 + 12 क्या होते हैं, 24 होते हैं, तो ये अपने आप में अपने साथ हमेशा क्या यूज करते हैं, वर्ब की सिंगुलर फॉर्म का यूज करते हैं, तो वहां पे आप वर्ब की सिंगुलर फॉर्म का यूज करेंगे। इसका कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट ये है कि जब भी आपको किसी भी सेंटेंस के अंदर अर्थमेटिक सम दे रखा हो, अर्थमेटिक सम क्या है, यहाँ पे लिखा है सर ट्वाइस 12, ट्वाइस का मतलब है दो बार, ट्वाइस का मतलब, थराइस का मतलब होता है तीन बार, ट्वाइस का मतलब दो बार, तो दो बार 12, 12 + 12 क्या होता है, 24 होते हैं, अपने आप में यूनिवर्सल ट्रूथ भी है। दूसरी बात क्या है, एक न्यूमेरिकल सम है, एक अर्थमेटिक सम है, तो उसके बाद आप हमेशा वर्ब की सिंगुलर फॉर्म का यूज करेंगे, ना कि वर्ब की प्लूरल फॉर्म का। ठीक है, आई होप आपको कंसेप्ट समझ में आया होगा, किसी भी प्रकार की इस कंसेप्ट के अंदर मुझे नहीं लगता आपको दिक्कत होगी। कंसेप्ट क्या है, जब भी आपको अर्थमेटिक सम दे रखा हो, तो उसके बाद आप यूज करेंगे हमेशा किसका, सिंगुलर वर्ब का। आगे देख लीजिए, आगे आपको दे रखा है सीरीज ऑफ लेक्चर ऑफ इंडियन फिलोसफी आर, फिर से वही बात की जा रही कलेक्टिव नाउन है, सीरीज ऑफ व्हाट, लेक्चर्स ऑफ क्या है, प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, आगे भी प्रीपोजिशन उसका भी ऑब्जेक्ट,
सब्जेक्ट क्या होगा, ये सीरीज, सीरीज की बात की जा रही है। अब आप बोलेंगे सर सीरीज अपने आप में क्या ये प्लूरल है, मैं बोलूंगा प्लूरल नहीं है, ये अपने आप में सिंगुलर है, ये अपने आप में सिंगुलर है। सिंगुलर कैसे है, आपने बोला था सर कि ऐसी ऐसी लगा के प्लूरल बनाते हैं, लेकिन ये वर्ड है अपने आप में, एक वर्ड है सीरीज। सीरीज का मतलब ये होता है पंक्ति, और ये उससे पहले आर्टिकल अपने आप में इसको सिंगुलर के लिए यूज हो रहा है, तो ये अपने आप में एक सिंगुलर वर्ड है, ना कि प्लूरल वर्ड है। और सिंगुलर है तो आगे आने वाली वो भी सिंगुलर होगी, तो आर का यूज ना हो कि वहां पे आप किसका यूज करेंगे, आप वहां पे इज का यूज करेंगे, जो कि मोस्ट अप्रोप्रिएट होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया आपको, किसी भी प्रकार का कंसेप्ट में एरर आपको नहीं होना चाहिए। सीरीज अपने आप में सिंगुलर है, ये आप जो सीरीज देख पा रहे होंगे सीरीज है या फिर न्यूज है, ये क्या है, ये अपने आप में सिंगुलर है। तो सिंगुलर के साथ वर्ब हमेशा सिंगुलर ही यूज होती है। आई होप ये आपको कंसेप्ट समझ में आ रहे होंगे। बेहद जरूरी कंसेप्ट है, बेहद जरूरी क्लास आप सभी के लिए, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की बेहद जरूरी क्लास। ठीक है, आगे देख लीजिए अगला क्वेश्चन क्या है, द हाउस विद ऑल द फर्नीचर आर एक्सोटिक प्लांट्स वर सोल्ड। यहाँ पे बात किसकी की जा रही है, द हाउस की। देख लीजिए कंसेप्ट क्या है, फिर वही कंसेप्ट प्रीपोजिशन का। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अंदर यही कंसेप्ट है कि आप वर्ब को किस तरीके से फिल करते हैं, किस तरीके से फिल करेंगे। बात किसकी जा रही है, द हाउस की। हाउस क्या, विद क्या है, विद फिर से प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद ऑल द फर्नीचर क्या है अपने आप में, इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। एंड एक्सोटिक प्लांट्स, वर नहीं होगा, इज वाज होगा। वाज क्यों होगा, क्योंकि बात किसकी की जा रही है, द हाउस की। सोल्ड किसको किया गया है, हाउस को, ना कि फर्नीचर को, प्लांट्स को। अलग अलग सोल्ड नहीं किया गया है, सोल्ड किसको किया गया है, हाउस को। हाउस के अंदर क्या क्या है, हाउस के अंदर फर्नीचर है और एक्सोटिक प्लांट्स हैं। तो यहाँ पे बात किसकी की जा रही है, हाउस की बात की जा रही है। तो सब्जेक्ट क्या है अपने आप में, सब्जेक्ट है आपका हाउस। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी, तो यहाँ पे वो अपने आप में ठीक होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने क्या है, अगले क्वेश्चन को करने की कोशिश कीजिए, क्या है बताइए मुझे, इसको इस प्रकार का एरर है या नहीं है। मैंने आपको बताया था ईच और एवरी के बारे में। ईच और एवरी के बाद आप हमेशा सिंगुलर नाउन का यूज करते हैं। देख लीजिए सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। द टीचर की बात की जा रही है, आज द स्टूडेंट, स्टूडेंट्स को पूछा, इफ एवरीवन ऑफ देम, एवरीवन के बाद आपने यूज किया है प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट देम है, तो उसके बाद एवरीवन के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी। तो एवरीवन के लिए आप हमेशा यूज करेंगे वर्ब की सिंगुलर फॉर्म का, ना कि पास्ट फॉर्म का। तो यहाँ पे आप एवरीवन के साथ हमेशा ईच या फिर एवरीवन के साथ आप यूज करेंगे किसका, सिंगुलर वर्ब का, ना कि प्लूरल का। प्लूरल नाउन यूज हो सकता है प्रीपोजिशन के बाद, क्योंकि प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट तो सब्जेक्ट होगा ही नहीं। तो प्रीपोजिशन के बाद अगर प्लूरल यूज हुआ है जो कि देम, तो उसके बाद आप यूज कर सकते हैं वर्ब की सिंगुलर फॉर्म का, क्योंकि वर्ब अकॉर्डिंग टू किसकी आएगी, इफ। देख लीजिए कंसेप्ट एक और है, इफ अपने आप में क्या है, इफ अपने आप में कंडीशन वर्ड है। इसके अलावा यहाँ से दो सेंटेंस स्टार्ट होते हैं, आज द स्टूडेंट क्या, इफ एवरीवन ऑफ देम, यहाँ पे प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट देम है, लेकिन एवरीवन अपने आप में सब्जेक्ट हो जाएगा, तो इसके अकॉर्डिंग वर्ब आपकी वो जाएगी, ना कि वर आएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपके क्वेश्चन कंप्लीट होने वाले हैं। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 23 के अंदर किस प्रकार का एरर है, आपको दिखाई दे रहा है, नहीं दे रखा। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहे हैं, सर्वल विजिटर्स आर एक्सपेक्टेड टू विजिट द प्लेस टुमारो। यहाँ पे सर्वल विजिटर की बात की जा रही है। विजिटर्स क्या है अपने आप में प्लूरल है, विजिटर्स क्या है अपने आप में प्लूरल है, तो वर्ब आगे प्लूरल आएगी, तो आर ना होके आर ही हो जाएगा, आर ही होगा। क्यों होगा आर, आर इसलिए होगा क्योंकि सर्वल विजिटर्स की बात की जा रही है। विजिटर्स अपने आप में क्या है, अपने आप में प्लूरल नाउन है। प्लूरल नाउन के बाद आप हमेशा यूज करते हैं प्लूरल वर्ब का, तो आर अपने आप में ठीक है, नो एरर यहाँ पे हो जाएगा। किसी भी प्रकार का एरर इस सेंटेंस के अंदर नहीं है। बहुत बार आपको ऐसा लगेगा कि सर कुछ ना कुछ एरर आप निकाल ही देंगे, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि सेंटेंस के अंदर कोई एरर होता ही नहीं है, हम जबरदस्ती उसमें एरर निकालने की कोशिश करते हैं। कंसेप्ट आपको पता है तो आप एरर को फाइंड आउट कर लेंगे, एरर नहीं है तो भी आप फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ पे विजिटर्स अपने आप में क्या है, प्लूरल है, तो आने वाली वर्ब भी अपने आप में प्लूरल होगी। तो यही एक कंसेप्ट है इसका। ठीक है, आगे देख लीजिए अगला क्वेश्चन क्या है। मैनी के बाद बताइए, हमने मैनी के बहुत सारे कंसेप्ट कर लिए हैं, तो अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने यही है। मैनी ए प्रोफाउंड थिंकर बिलीव्स दैट द मार्च ऑफ सिविलाइजेशन हैज नॉट coincided with real human progress। ठीक है, मैनी ए की बात, ठीक है ठीक है ठीक है, बिल्कुल क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। मैनी ए अपने आप में क्या है, मैनी ए के बाद आप यूज किसका करेंगे, मैनी ए के बाद आप यूज करेंगे सिंगुलर वर्ब का। तो वर्ब देख लीजिए आगे कौन सी सिंगुलर वर्ब यूज हुई है, बिलीव्स अपने आप में सिंगुलर वर्ब, ठीक है। मैंने थिंकर बिलीव्स, ठीक है अपने आप में, ठीक है, तो अपने आप में सेंटेंस बिल्कुल ठीक है। आगे देख लीजिए, द मार्च ऑफ सिविलाइजेशन हैज, ठीक है, द मार्च किसकी बात की जा रही है, मार्च ऑफ सिविलाइजेशन हैज नॉट coincided, ठीक है ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, बैक्टीरिया इज प्रोबेबली, बैक्टीरिया इज प्रोबेबली। देख लीजिए नाउन का कंसेप्ट है, हालांकि नाउन में यूज होता है, पर आपको पता होना चाहिए कि बैक्टीरिया अपने आप में क्या है, बैक्टीरिया अपने आप में एक प्लूरल नाउन है। बैक्टीरिया अपने आप में प्लूरल नाउन है, तो उसके बाद हमेशा यूज प्लूरल वर्ब का होगा, जो कि आर होगी, ना कि इज। ठीक है, बैक्टीरिया
और कुछ डिसीजेज होती हैं वो अपने आप में, बहुत सारी ऐसी चीज होती है जो प्लूरल होती हैं, समन और समन्स भी होते हैं वो, उसके बाद फिनोमिना फिनोमिनन भी होते हैं, जेंट्री, इस तरीके के जो सब्जेक्ट होते हैं उनके बारे में आपको मैं बताऊंगा, जो आप नाउन में पढ़ेंगे मेरे साथ। अभी के लिए आपको इतना याद रखना था कि बैक्टीरिया अपने आप में प्लूरल होता है, और उसके बाद आप हमेशा प्लूरल यूज कर देंगे, किसका, वर्ब का। प्लूरल सब्जेक्ट होता है, प्लूरल सब्जेक्ट है, और प्लूरल सब्जेक्ट है तो उसके बाद आप वर्ब प्लूरल का यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको टोटल 25 क्वेश्चन करवाए जो कि आपके सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के थे, बेहद जरूरी आप सभी के लिए जानना। ये पीडीएफ मैं आपके लिए टेलीग्राम चैनल पे अपलोड करवा दूंगा, बेहद जरूरी ये क्लास आप सभी के लिए थी जानना। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का पूरा टॉपिक का कंसेप्ट मैंने आपको यहाँ पे बता दी है, प्रैक्टिस बहुत बहुत अच्छे क्वेश्चंस की मैंने प्रैक्टिस करवाई है। अगला जो वीडियो मैं आपको लेके आऊंगा आप बोलेंगे तो, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको दिक्कत आ रही है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट टॉपिक में, तो मैं आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की एक डिटेल क्लास विद कंसेप्ट भी करवा दूंगा, जिसके अंदर हर कंसेप्ट को मैं आपको बारीकी से समझाऊंगा, जो कि बेहद जरूरी होंगे आपके एग्जाम के लिए, एग्जाम के टू द रिलेवेंट होंगे, ठीक है। तो दिस इज द क्रैश कोर्स, नेवी के लिए क्रैश कोर्स, एयरफोर्स के लिए, कोस्ट गार्ड के लिए, आप सभी के लिए बेहद जरूरी क्लास थी। ये क्रैश कोर्स के अंदर मैं आपको पूरी पार्ट ऑफ स्पीच के इंडिविजुअल टॉपिक्स की प्रैक्टिस करवाऊंगा। इसी तरीके से 25 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मैं आपके लिए निकाल के लेके आऊंगा। हालांकि जरूरी नहीं आप 25 में से 23 भी कर पा रहे होंगे, बहुत बच्चे ऐसे बोलेंगे सर मैंने तो 25 में से 25 भी कर दी, पर बहुत सारे ऐसे बच्चे भी होंगे सर मेरे को तो 7 ही नहीं हुए, मुझसे तो 8 ही नहीं हो पाए। तो कंसेप्ट है, अगर आपने अब सीख लिए तो आप भी उन 25 में से 25 करने वालों की बच्चों की सीरीज में उस लाइन के अंदर शामिल हो गए हैं, ठीक है। तो कंसेप्ट को समझना जरूरी है, अगर आपने समझ लिया तो आप सभी चीजें आसानी से कर लेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर द क्लास, थैंक यू वेरी मच फॉर द पेशेंस। इस वीडियो को देखिएगा, हर एक इंडिविजुअल सेंटेंस को अपनी फेयर नोटबुक के अंदर लिखिएगा। मैंने आपको कल बताया था कि अपनी एक फेयर नोटबुक बना लीजिएगा, उसके अंदर इंडिविजुअल टॉपिक्स की प्रैक्टिस को लिखिएगा। इंडिविजुअल टॉपिक का डिस्क्रिप्शन भी मैं बहुत बारी टॉपिक्स का करवाऊंगा, जैसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो इसके लिए मैं आपको एक कंसेप्चुअल वीडियो भी प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आए होंगे, बहुत अच्छा लगा हो आपको ये कंसेप्ट। लाइक कीजिएगा सेशन को, शेयर कीजिएगा उन बच्चों के साथ जिनका एग्जाम 16 नवंबर को होने वाला है। थैंक यू वेरी मच फॉर द क्लास, थैंक यू वेरी मच फॉर द पेशेंस। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।